वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है, नया टॉपिक हम लोग टेकअप कर रहे हैं एनपीओ के बाद, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में जो आपके सिलेबस में है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में जो अकाउंटिंग है उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। अब हम लोग इसके सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि कंपनी एक्चुअली क्या है। हम लोगों ने अभी तक 11th क्लास में सोल ट्रेडिंग का अकाउंटिंग किया, उसके बाद 12th के शुरू में पहले की क्लासेस में हम लोग ने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की। अब हम लोग कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे। सोल ट्रेडिंग क्या है? जब बिजनेस एकदम छोटे पैमाने पर करना होता है या शुरुआती तौर पर, बिजनेस का जो इनिशियल फॉर्म है वो सोल ट्रेडिंग है। बिजनेस सबसे पहले जब शुरू किया गया था व्यवसाय, तो सोल ट्रेडिंग के रूप में ही किया गया था। एंशिएंट काल में, पुराने काल में, प्राचीन काल में बिजनेस सबसे पहले जब शुरू किए गए थे तो सोल ट्रेडिंग के रूप में ही या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के रूप में ही शुरू किए गए थे। बाद में धीरे धीरे लोगों को लगा कि हमारा जो कैपिटल है वो पर्याप्त नहीं है, हमारी जो कैपेबिलिटी है बिजनेस करने की वो पर्याप्त नहीं है, तो फिर पार्टनरशिप में आए। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि पार्टनरशिप के द्वारा जो पूंजी इकट्ठी होती है या एक्सपर्टाइज का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सिनर्जी होती है, वो बहुत कम है। उससे भी आगे हमको पूंजी भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, और उससे अधिक एक्सपर्टीज की भी हमको ज़रूरत है। तो इस फॉर्म में बिजनेस करने के लिए हमको कंपनी फॉर्म की आवश्यकता हुई। कंपनी ये फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो इस आवश्यकता को कैसे पूरा करता है? कंपनी में जो अनलिमिटेड जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है, उसमें हम जो कैपिटल है वो आम जनता से मांग करके ले सकते हैं। ये अधिकार हमको होता है और हम इसके बदले में उनको अपना कंपनी का मालिक बना देते हैं। जितना पैसा देते हैं उतने हिस्से के लिए। तो इस तरह बड़े पैमाने पर व्यवसाय करने के लिए आधुनिक समय में कंपनी की ज़रूरत हुई और कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना ज़रूरी हो गया। तो उसी की अकाउंटिंग हम लोग करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी हम लोग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी में, मीनिंग ऑफ ए कंपनी, सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस ए कंपनी एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कंपनी एक्ट 2013 में कि जो इस कानून के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट बिजनेस हाउस है वो कंपनी होगा, या पुराने जितने भी कंपनी एक्ट थे, कंपनी एक्ट 1965, उसका पहले भी बहुत सारे कंपनी एक्ट थे, उसके अंतर्गत भी कोई अगर कंपनी रजिस्टर हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो कंपनी ही है। तो इस मीनिंग से हम लोगों को कोई कंपनी के कैरेक्टर के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, या उसके जो फॉर्मेशन का मुख्य जो तत्व है, एलिमेंट्स है, कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, उसके बारे में हमको पता नहीं चलता। तो एक दूसरा डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। वी मे से ए कंपनी इज एन artificial person created by law having separate entity with perpetual succession and a common seal। कंपनी के 3-4-5 फीचर को लेकर के ये डिफिनेशन बनाया गया है। इस डिफिनेशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा, नेचुरल पर्सन नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक व्यक्ति है लेकिन जो कानून के द्वारा एक नियम के अंतर्गत बनाया गया है। इसकी अपनी अलग एंटिटी होती है,
अलग एंटिटी होती है, मतलब अपने नाम से ये एसेट खरीदेगा, बिजनेस करेगा, ये किसी को सू कर सकता है, इसके किसी दूसरे पर केस कर सकता है, दूसरे कोई इस पर केस कर सकते हैं विथ परपेचुअल सक्सेशन। और ये ख़त्म नहीं होता है, चलता रहता है, व्यक्ति रहे या नहीं रहे, लेकिन ये चलता रहता है। एंड ए कॉमन सील, और इसका एक कॉमन सील होता है जो साइन के साथ साथ कंपनी के अधिकारी जो साइन करते हैं उसके साथ ये सील लगाते हैं, एक मुहर होता है जो लगाते हैं। अब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ कंपनी क्या क्या है? इनकॉर्पोरेशन। कंपनी होने के लिए किसी भी संस्थान को हम कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत या इसके पहले के किसी एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट होना ज़रूरी है, क्योंकि इनकॉर्पोरेट होने के चलते ही उसको विभिन्न अधिकार मिलते हैं। तो पहला अधिकार क्या मिलेगा? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे मैंने बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी अपने नाम से एसेट एक्वायर कर सकती है, अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, अपने नाम से कोई केस फाइल कर सकती है, इस पर कोई दूसरा केस फाइल कर सकता है कंपनी पर। उसके लिए कंपनी के मेंबर पर या कंपनी के दूसरे अन्य व्यक्ति पर केस करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी पर किया जा सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब ये सदा बनी रहती है। सो इस ट्रेडिंग में क्या होता है? अगर ऑनर जो होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, वो मगर उसका डेथ हो जाता है तो बिजनेस भी बंद हो जाता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में भी अगर 2-3 प्रोप्राइटर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या उनका डेथ हो जाता है या वो कॉन्टेक्ट करने लायक किसी कारण से नहीं होता है तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाता है। लेकिन कंपनी के मेंबर का डेथ हो जाए या और कोई भी इंसिडेंस हो या वो कॉन्टेक्ट करने लायक नहीं रहे, फिर भी कंपनी चलती रहती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, सोल ट्रेडिंग में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। मतलब उनके अपने घर के बर्तन बेचकर भी अपने घर के की संपत्ति बेचकर भी कंपनी के प्रति जो उनके पार्टनरशिप के प्रति या बिजनेस के प्रति उनकी लायबिलिटी है वो पूरा करना पड़ता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, उनकी लायबिलिटी निश्चित होती है, एक सीमा तक होती है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच है नहीं की जा सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी में जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स अब हम बात करेंगे जस्टिस के आगे, वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल होते हैं मतलब जो एक मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह होते हैं, उनको बेचा खरीदा जा सकता है, दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो किसी बैंक के पास हाइपोथेकेट किए जा सकते हैं, उस पर लोन लिया जा सकता है आदि। कॉमन सील, कंपनी का एक मुहर होता है, एक सील होता है जो कंपनी के लेटर हेड पर या किसी भी कागज़ पर जो भी उससे संबंधित कंपनी के पेपर्स होते हैं उस पर प्रिंटेड होता है या ये मुहर दिया हुआ होता है, ये सील दिया हुआ होता है। और अगर सिग्नेचर करना है किसी अधिकारी को तो वो सील के साथ सिग्नेचर करता है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम दी मैनेजमेंट एक और फीचर्स है। कंपनी आम शोल ट्रेडिंग में क्या होता है? शोल ट्रेडिंग में आम रूप से जो ऑनर होता है, मालिक होता है, वही बिजनेस करता है, वही बिजनेस में संलग्न रहता है, सब काम वही करता है। कभी कभी 1-2 लोगों को अपना मदद करने के लिए रख लेता है। पार्टनरशिप में थी 3, 4, 5, 10 या जो सीमा है पार्टनरशिप की, अधिक से अधिक उतने लोग रह सकते हैं और 2-4 लोग या 10 लोग या 100 लोग उनको हेल्प करने के लिए हो सकते हैं। लेकिन कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है
वो अलग होता है। जो बिजनेस करता है, बिजनेस चलाता है, वो अलग होता है। एक अलग सेट ऑफ पर्सन होता है। जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वो एक अलग सेट ऑफ बिजनेस होता है जो हमको सोल ट्रेडिंग में या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में और पार्टनरशिप बिजनेस में देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कंपनीज को सोल ट्रेडिंग से या प्रोप्राइटरशिप से और पार्टनरशिप से अलग करते हैं, और कंपनी के ये अपने विशेष फीचर्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसा सिलेबस में आपके है, कि टाइप्स कंपनी के कितने हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये जो टाइप्स दिए गए हैं इसमें सब रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कंपनी एक्ट में इनका वर्णन कर दिया गया है कि किस तरह की कंपनियां हैं। लेकिन भारत में सारी कंपनियां नहीं चलती हैं, नहीं खुलती हैं। उसमें जो फर्स्ट कंपनी है, जो पहली कंपनी है जो हम लोग बात करेंगे, वो वही कंपनियां अधिकांश मात्रा में खुलती हैं और उन्हीं की अकाउंटिंग हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड मतलब उसका दायित्व, उसका की जो देनदारी होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जितना शेयर उसने खरीदा है वह उसी की वैल्यू तक सीमित होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये दिया हुआ होता है कि शेयर पर उसका कितने का उसका जो दायित्व होगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंपनी के प्रति, वो उसके शेयर के वैल्यू तक होगी। कंपनी का एक प्रपत्र होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो वर्णन है कि एक मेंबर जो होगा या एक शेयर होल्डर होगा, वो कितने उसका दायित्व क्या होगा, उसी के अनुसार शेयर की सीमा तक, शेयर के वैल्यू तक उसकी लायबिलिटी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें मेमोरेंडम में ये दिया रहता है कि शेयर के वैल्यू के अतिरिक्त जो मेंबर्स होते हैं वो मेमोरेंडम के थ्रू गारंटी करते हैं कि कंपनी के समापन के समय, वाइंडिंग अप के समय, वो उनकी गारंटी कितने तक होगी। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो लिमिटेड जो फेस वैल्यू है, उसको फेस वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। जैसे 10 रुपये के जो उसके फेस वैल्यू को, कंपनी के फेस वैल्यू, शेयर के फेस वैल्यू को, आप फेस वैल्यू क्या है वगैरह हम जस्ट बात कर रहे हैं। कंपनी के फेस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। जैसे 10 रुपये का शेयर है तो उसको 15 रुपये का कर दिया जाता है। तो ये 5 रुपया कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, कंपनी के समापन के समय ही गारंटी के रूप में जो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर ऑफ द कंपनी हैं, उनसे मांगा जाता है। तीसरी तरह की कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी। उनके दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। उनका भी दायित्व उसी तरह होता है जैसे सोल ट्रेडिंग में ओनर का होता है या पार्टनरशिप में पार्टनर्स का होता है। तो अनलिमिटेड कंपनी इस तरह होती है। हमको डिटेल देखना है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का। इसमें 3 तरह की कंपनियां होती हैं। मुख्य रूप से 2 तरह की हैं। एक तीसरी कंपनी भी इधर रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। पहली है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है पब्लिक कंपनी, तीसरी है 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है कि कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट रूप में, मतलब व्यक्तिगत रूप में लोग आपस में मिल करके, इसमें लोगों की संख्या कम होती है और अधिक से अधिक जो पर्सन है उनकी भी संख्या मिनिमम कम रखी जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? इसमें आम जनता कंपनी के मिल कर के कंपनी
खोलते हैं वे आम जनता कंपनी के मालिक होती है और उसका जो नफ़ा नुकसान है आम जनता को होता है। वो इसमें प्राइवेट कंपनी में निजी व्यक्ति को ही होता है। इसका डिटेल हम लोग अभी बात करेंगे। 1% कंपनी, 1% कंपनी कोई एक व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है। ये लेटेस्ट आया है अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। क्या इसके पहले शायद मैंने यहाँ जब बात की थी तो 2013 कहाँ ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस अमॉन्ग प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी। ये तीनों में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या है, अब हम लोग अच्छी तरह इन तीनों को समझ पाएंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? बेसिस ऑफ डिफरेंस ये मुख्य रूप से है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का क्या होता है? प्राइवेट कंपनी में 1 लाख और मोर देन दैट उससे अधिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 लाख रुपीज़ लगाना है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख रुपीज़ लगाना है, उससे अधिक कुछ भी लगा सकते हैं और मोर देन दैट। 1% कंपनी में भी 1 लाख मिनिमम और मोर देन दैट 1 लाख मिनिमम लगाना है और उससे अधिक भी लगा सकते हैं। अब तो ये कम पूंजी की बात हुई। पूंजी, बिना पूंजी के तो व्यवसाय होगा नहीं, तो पूंजी तो लगानी ही पड़ेगी, चाहे कंपनी हो, चाहे सोल ट्रेडिंग हो, चाहे पार्टनरशिप हो। दूसरा जो पॉइंट है हाँ, या इसमें एक और चीज़ है कि अगर कंपनी एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी एक्ट 2030 इसको 1 लाख को बदल के 5 लाख कर देती है कंपनी, 10 लाख इसको कर देती है, इसको 5 लाख कर देती है, तो उतना मिनिमम हम लोगों को लगाना पड़ेगा। इसको घटा करके कम और कर देती है तो उतना कम लगाना पड़ेगा। टाइम टू टाइम। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम टू टाइम कभी भी बदल सकती है कंपनी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या कितनी होती है? प्राइवेट कंपनी शुरू करने के लिए 2 व्यक्ति मिनिमम होने चाहिए। कोई भी 2 व्यक्ति मिलते हैं अगर आपस में, तो वो मिल करके प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर 200 है, लेकिन बट फॉर मोर देन 50 मेंबर्स परमिशन ऑफ सेबी शुड बी टेकन। लेकिन अगर 50 मेंबर से अधिक करना है तो सेबी का परमिशन लेना आवश्यक है। लेटेस्ट सेबी का ये इंस्ट्रक्शन है कि 50 मेंबर से अगर अधिक करना है तो सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है सेबी, जो स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको उसके एडवांसमेंट के लिए उसके क्रियाकलापों को देखती है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को देखती है, इन्वेस्टर को मोटिवेट करती है, उनको अधिक एक्टिव होने के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, अधिक से अधिक 200 होते हैं, लेकिन 50 से अधिक मेंबर जैसे ही होंगे तो उसके लिए परमिशन, सेबी के परमिशन की ज़रूरत है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होंगे और मैक्सिमम मोर देन दैट हो सकते हैं। नंबर कोई निश्चित नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक क्या होगा ये भी कोई सीमा नहीं लिखा हुआ है क्या कहें, लेकिन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि चूँकि खैर एजम्पशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड हम लोग इसको मान सकते हैं। और 1% कंपनी में वह एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है कि कंपनी का फीचर में परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो जब 1% कंपनी
अगर रजिस्टर्ड हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है, वैसी स्थिति में अगर उसको कुछ हो जाता है, वो उसका डेथ हो जाता है, वो कॉन्टेक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जब ओपीसी 1% कंपनी ओपीसी रजिस्टर्ड होती है तो उस समय एक ऐसा व्यक्ति को नॉमिनी देना पड़ता है और उसका कॉन्सेंट लेना पड़ता है इन राइटिंग कि वह उस व्यक्ति के बाद जो अभी कंपनी खोल रहा है वो कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार है। तो इस तरह 1% इसमें कंपनी खोल सकता है, बट कॉन्सेंट ऑफ 1 नेचुरल पर्सन, इसमें भी एक नेचुरल पर्सन चाहिए, ये नहीं कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन चाहिए, कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए हु शैल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये मतलब है इतने पर्सन होते हैं 1% कंपनी के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन नियम कानून के अंतर्गत ही किए जा सकते हैं। पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली जो मेंबर हैं कंपनी के या शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर को दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। 1% कंपनी में भी रिस्ट्रिक्टेड है। 1% कंपनी में भी तभी होगा जब कुछ खास स्थितियां होंगी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं अब देखेंगे। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 का होना ज़रूरी है, मैक्सिमम मोर देन दैट हो सकता है। मिनिमम कोई नंबर नहीं दिया गया हो इसलिए मैंने मोर देन दैट बता दिया है। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम मोर देन दैट है, मतलब उससे अधिक हो सकता है। मिनिमम 1 है और मैक्सिमम इसमें 15 दिया गया है, मतलब पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होगा और मैक्सिमम उससे अधिक हो सकता है। लेकिन 1% कंपनी में मैक्सिमम भी है, 1 मिनिमम है और मैक्सिमम 15 है। मेंबर्स शुड बी नेचुरल पर्सन, नॉट नेसेसरी, इसके लिए नेसेसरी नहीं है प्राइवेट कंपनी में। इसमें भी कोई मतलब ये इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 1% कंपनी में कि नेसेसरी है। जो नेचुरल पर्सन होना है, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो मैंने आपको क्लियरिटी के लिए बता दिया है नॉट नेसेसरी, यहाँ नेसेसरी है। इन्विटेशन टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर एनी सिक्योरिटी प्रोहिबिटेड। प्राइवेट कंपनी की स्थिति में पब्लिक शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकती, मतलब सब्सक्राइब करने के लिए इशू इसको नहीं किया जा सकता कंपनी की ओर से, और पब्लिक भी सब्सक्राइब नहीं कर सकती। इसमें है नॉट प्रोहिबिटेड, इसमें सब्सक्राइब कर सकती है पब्लिक भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है प्रोहिबिटेड, इसमें भी सब्सक्राइब पब्लिक नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है लास्ट वर्ड्स विद द नेम। नाम के साथ अंत में क्या लिखा रहता है? प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, पब्लिक कंपनी में लिमिटेड लिखा रहता है, और 1% कंपनी में ओपीसी लिखा रहता है। लिख भी सकता है कोई, कोई नहीं भी लिखता है, लेकिन लिखना चाहिए। होल्डिंग जनरल मीटिंग, इसका प्राइवेट कंपनी में जनरल मीटिंग होती है, पब्लिक कंपनी में भी नेसेसरी है। ये हालांकि बुक्स में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने मैंने बता दिया है आपको। और यहाँ एग्जेम्प्टेड, इसमें जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत ही, 1% कंपनी है तो फिर जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत ही कहाँ है? यहाँ की ज़रूरत नहीं है। यह कई लोगों का इंटरेस्ट होता है यहाँ जनरल मीटिंग करना, जो मेंबर्स है उनका मीटिंग एनुअली करना ज़रूरी होता है, तो यहाँ किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों की स्थिति में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों की स्थिति में बनाने के लिए ये आवश्यक है। आगे चल के बताया गया है, तत्काल आपके सिलेबस में नहीं बताया गया है, लेकिन ये आवश्यक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अभी मैं शेयर कई बार बात किया, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, स्वाभाविक है, आप नहीं जानते हैं शेयर क्या होता है। तो अब हम लोग शेयर की चर्चा करते हैं। हम लोग अभी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं कि शेयर कैपिटल क्या है। जैसे सोल ट्रेडिंग में जो ओनर होता है और पैसा जो व्यवसाय में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी। पूंजी मतलब उसको कैपिटल कहते हैं। उसी तरह पार्टनर्स जो भिन्न भिन्न पूंजी के रूप में जो पैसा लाते हैं उनको पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है। इस तरह के कई उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, पढ़े भी हैं बचपन से, मतलब 11th से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 12th में भी हम लोगों ने देखा है पार्टनर्स कैपिटल, 11th में हम लोगों ने देखा है ऑनरशिप का कैपिटल केवल शब्द, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल देखा है। पार्टनर्स कई हैं तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, मैंने कई पार्टनर्स का देखा है। लेकिन कंपनी के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी के रेफरेंस में जो कैपिटल होता है तो उसको हम लोग न कैपिटल कहते हैं, न पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं, बल्कि शेयर कैपिटल कहते हैं। कंपनी जो फंड रेज करती है, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, ए कंपनी रेजेज इट्स कैपिटल बाय इशूइंग शेयर, सो इट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसीलिए इसको शेयर कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल के लिए जो पैसा चाहिए वो रेज करती है, वो इकट्ठा करती है। अब हम लोग शेयर देख लेते हैं। शेयर क्या है? ए शेयर इज ए फ्रैक्शनल पार्ट, छोटा टुकड़ा, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल मतलब तोड़ तोड़ करके बनाया हुआ। मतलब कंपनी की अगर पूंजी 1 लाख का है तो कंपनी उस पूंजी को 10 रुपीज़ के 10,000 शेयर में बांट सकती है, के फ्रैक्शन में बांट सकती है, यूनिट में बांट सकती है। तो उसी को हम लोग शेयर कहते हैं। ए शेयर इज ए फ्रैक्शनल पार्ट यूनिट, शॉर्ट में हम कह सकते हैं, ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी क्या होता है? जैसे उदाहरण मैंने दिया कि अगर एक कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख, अगर 10-10 रुपये के टुकड़े में उसको कंपनी बांटती है। क्यों 10-10 रुपये के टुकड़े में बांटती है? इसलिए बांटती है कि आम जनता भी, आम लोग भी, जनरल पब्लिक भी कम कम पैसा लगा सके। तो आम जो हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको भी देश के विकास के एक्टिविटी में उनको संलग्न करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए इस तरह के कंपनी का फॉर्म ऑफ बिजनेस आया और आम लोगों की भी साझेदारी से देश के इकोनॉमी का विकास किया जा सकता है। मुख्य रूप से यही भावना रहती है कंपनी को बनाने में और उसको चलाने में। तो ए शेयर इज फ्रैक्शनल पार्ट or fractional part or unit of the share capital of a company, and it forms the basis of ownership. It forms मतलब बनाती है, the basis of ownership in the company, और यही कंपनी के मालिक बनने का आधार होता है। कंपनी के मालिक बनने का आधार होता है। मतलब अगर आप शेयर कंपनी का खरीदे हैं तो आप कंपनी के मालिक हैं। जितने शेयर के खरीदे हैं उतने के मालिक हैं। कम शेयर खरीदे हैं तो कंपनी के कम भाग का मालिक है। अधिक शेयर आपने खरीदा है तो आप अधिक भाग के मालिक हैं। आपने 50% शेयर खरीद लिया है तो कंपनी के 50% मालिक हैं। 25% शेयर खरीदा है तो 55% शेयर के मालिक हैं। 0.1% खरीदा है तो 0.1% शेयर कंपनी के मालिक है। तो कंपनी शेयर का डिफिनेशन क्या हुआ? ए शेयर इज ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। मतलब आप समझ गए कि कंपनी के शेयर कैपिटल का जो छोटा हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है या यूनिट होता है, उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। इट इज़ ए मोबाइल, इसका जो फीचर है इट इज़ ए मोबाइल प्रॉपर्टी। शेयर जो होता है वो मोबाइल प्रॉपर्टी होता है एंड ट्रांसफरेबल, और इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब इसका मालिकाना हक हम दूसरे को
ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं, दे सकते हैं। उसका अलग अलग तरीका है, बाद में हम लोग बिकम में इसके बारे में बात करेंगे। कंपनी शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी हम लोगों ने बात कर ली। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हम लोग देखेंगे, कितने तरह के टाइप शेयर कैपिटल होते हैं। तो इसको शॉर्ट में हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे तो उसको हम लोग डिटेल करेंगे जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। अभी हम लोग इशू ऑफ शेयर की बात करेंगे, मुख्य मुद्दा वही है, लेकिन अभी शॉर्ट में हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि उस टर्मिनोलॉजी को हम आगे चल कर यूज भी करेंगे। ऑथराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल वह कैपिटल होता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कंपनी कोई भी शुरू होती है तो उसको बनाना पड़ता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णन रहता है कि कंपनी की अधिकतम पूंजी इतनी होगी, मतलब इससे अधिक पूंजी कंपनी रेज नहीं कर सकती है। इसका दूसरा नाम नॉमिनल शेयर भी है, ऑथराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। तो नॉमिनल शेयर कैपिटल है या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है दूसरा नाम। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से अधिक, हाँ, अगर कंपनी को फिर बनाना है तो वो अपनी जनरल मीटिंग में फिर एक रेजोल्यूशन पास करा के ऐसा कर सकती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ा सकती है। लेकिन जब तक जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन में पास नहीं होगा तब तक ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को नहीं बढ़ाया जा सकता है, वो उतना ही रहता है। इशूड शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो कंपनी आम जनता से पैसा मांगने के लिए इशू करती है उसको इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए कि 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के। फेस वैल्यू मतलब जो उसका मूल्य है, उस पर जो लिखा हुआ है। शेयर मतलब शेयर ये दैट पीस ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन या दैट इज पीस ऑफ पेपर ऑन विच it is written that the person holding the share is the owner of that company or that the value of the share। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे इशू शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, तो जितना शेयर इशू किया जाता है, सपोज कंपनी के पास 10,000 ऑथराइज्ड शेयर है, उसमें से 8,000 इशू किया है, 2,000 शेयर्स बाद में जब ज़रूरत होगी तो इशू किया, या 5,000 इशू किया है, फिर 3,000 बाद में करेगा, फिर उसके बाद 2,000 करेगा अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो जितना जब कंपनी को चूँकि सारे पैसे की तो एक साथ बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल का वह हिस्सा जिसको पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है उसको हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है? नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड। जो इशूड शेयर कैपिटल है उसमें से पब्लिक फॉर द टाइम बिंग मतलब जब ज़रूरत है जैसी, तो जितना सब्सक्राइब किया है इशूड कैपिटल में से, सब्सक्राइब किया मतलब लेने के लिए पब्लिक तैयार है, उसको सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। अब जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है उसमें से भी कॉल्ड, उसमें भी कंपनी एक बार में सारे पैसे नहीं ले लेती है, उसको धीरे धीरे लेती है। धीरे धीरे कैसे लेती है, जब उसको हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे और अधिक अच्छी तरह समझेंगे। मतलब टुकड़े में वो ले सकती है, जैसे 10 रुपया शेयर है तो 4 रुपया भी ले सकती है, या 3 रुपया भी ले सकती है, 2 रुपये उसके बाद में ले सकती है, 2 रुपये उसके बाद में ले सकती है, 2 रुपया उसके बाद में भी ले सकती है। वो कई टुकड़े में कंपनी ले सकती है, 2, 3, 4, 5 अपनी सुविधा के अनुसार कई टुकड़े में। अधिक से अधिक 10 रुपये का शेयर है तो उसको 8 टुकड़े में ले सकती है, या उससे भी अधिक में ले सकती है और फ्रैक्शन करके। उसको कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितना आता है? कॉल्ड अप करने के बाद भी कभी कभी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, या उनका इंटेंशन नहीं होता है कंपनी में पैसे लगाने की, या उनकी स्थिति किसी कारण से गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण वो कंपनी में पैसा शुरुआत में तो उन्होंने डिसाइड किया कि पैसा लगाना है, लेकिन बाद में चल के वो नहीं लगा पाते हैं। तो जितना एक्चुअली पैसा मिल जाता है कंपनी को वो उनका पेड अप शेयर कैपिटल होता है। अब रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल वह कैपिटल है जो तब तक कॉल नहीं किया जाता जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता है, या
शेयर जो होता है लिमिटेड बाय गारंटी, तो दैट अनलिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी या दैट अनलिमिटेड कंपनी जो होती है, तो अनलिमिटेड कंपनी के मेमोरेंडम में ये लिखा रहता है कि जो शेयर का इंक्रीज्ड वैल्यू है, शेयर के फेस वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, और वो पैसा तब तक कॉल नहीं किया जाता है जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता है। तो ये इतने तरह के टाइप्स है कैपिटल के। अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर कैसे होता है। इशू ऑफ शेयर कैसे होता है? इशू ऑफ शेयर का मतलब शेयर इशू करके पैसा एकत्रित करना। तो इसको शेयर का इशू हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। फॉर कैश के लिए कर सकते हैं, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो जनता मांगती है, जनता के द्वारा मांगा जाता है और हम शेयर इशू करते हैं। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए हम कुछ दूसरी संपत्ति लेकर के भी, जैसे मशीन लेकर के, ज़मीन लेकर के, दैट और कोई अन्य स्टॉक्स लेकर के, फर्नीचर्स लेकर के, या कंपनी की ज़रूरत की और कोई चीज़ है उसको लेकर के भी उसके बदले में हम शेयर इशू कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश। और एक अन्य तरीका है फॉर कैश, मैंने कैश के लिए, लेकिन कैश वो कैसे करते हैं, आम जनता उसको नहीं सब्सक्राइब करती है। बाई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, कुछ खास लोगों से ही पैसा लिया जाता है और उनको शेयर दिया जाता है। तो इस तरह एक एक करके हम लोग, सबसे पहले हम लोग फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इसका ही अध्ययन करेंगे। इन दोनों को हम लोग आगे चल के देखेंगे। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश टू दी पब्लिक, ये अभी हमारे अध्ययन का विषय है। इसी के का स्टडी करेंगे, इसी के बारे में सवाल बनाएंगे और इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जब तक उसका हेडिंग हम आगे बात नहीं करते हैं तब तक। सबसे पहले इसमें स्टेप क्या होता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी कभी भी शेयर इशू करना चाहती है और इशू करके पैसा एकत्र करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस बना करके मतलब एक चिट्ठी बनाती है कंपनी, एक प्रपत्र बनाती है, डॉक्यूमेंट्स बनाती है, जो शेयर होल्डर्स को, आम आदमी को, आम शेयर होल्डर्स को, जिसमें कंपनी में जो पूंजी लगाता है, इन्वेस्टर को जो एड्रेस तो करती है कंपनी, और उनको सपना दिखाती है कि कंपनी इस तरह की है, इसके डायरेक्टर्स या इसके जो प्रमोटर्स हैं, जो शुरू करने वाले हैं, ये लोग हैं, इनका व्यवसाय इस तरह है, चाहे इनके व्यवसाय का ये अनुभव है, ये इस तरह के काम करने चाहते हैं, इस तरह विकास करना चाहते हैं, और इस तरह अब वो आपको लाभ देंगे और देश का भी और जनता का भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और आपको भी लाभ है मिलता रहेगा और आप उस कंपनी के मालिक बन जाइए। ये बहुत सारी चीज़ें उसमें ये भी वर्णन रहता है प्रोस्पेक्टस में कि रिस्क क्या है। तो रिस्क फैक्टर भी तो होता है किसी भी बिजनेस में, तो रिस्क का भी वर्णन आवश्यक होता है ना, नियम के अनुसार। तो रिस्क क्या है उसका भी वर्णन होता है और बहुत सारी बातें उसमें दी होती हैं। शब्द बाग दिखाया जाता है, बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं कि इन सपनों को इस कंपनी के द्वारा पूरा किया जाएगा अगर आप अपना पैसा इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। अब अगर जनता समझती है कि पैसा लगाने वाला है, तब जनता क्या करती है, जनता काम तब करती है कि अब सपोज ये यहाँ कंपनी है, अब जनता क्या करती है, जनता एप्लीकेशन करेगी कंपनी को कि हाँ हमको शेयर आपका इतना नंबर लेना है। चूँकि कंपनी एक ये बना देती है फॉर्म, एक डिस्क्रिप्शन दे देती है कि मिनिमम आप इतने शेयर का अप्लाई कर सकते हैं और इस फ्रैक्शन में और अधिक शेयर का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिनिमम आप 10 शेयर का अप्लाई कर सकते हैं
और 10 के राउंडिंग अप में कितने भी शेयर का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी भी एक सीमा होती है लॉ के अनुसार, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, उधर नहीं जाएंगे, वो हमारी सीमा नहीं है, हमारा सिलेबस नहीं है। तो सबसे पहले जनता फिर एप्लीकेशन करती है। एप्लीकेशन का एक फॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे चिट्ठी लिखेगी। एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है जो प्रोस्पेक्टस के साथ ही साथ कंपनी दे देती है, और जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर होते हैं वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके और कंपनी के पास लौटा देते हैं। तो कंपनी उनको एप्लीकेशंस रिसीव करती है। लेकिन एप्लीकेशन के साथ साथ कंपनी ने क्या किया है, सेबी ने नियम बना दिया है कि ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन के साथ साथ जो प्रोस्पेक्ट्स हैं या प्रोस्पेक्ट जो इन्वेस्टर प्रोस्पेक्ट है, मतलब जो इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं उनको कुछ पैसा भी देना होगा। वो कुछ पैसा भी के लिए भी नियम बना दिया गया है। वो नियम है कि कम से कम शेयर के फेस वैल्यू का 25% होना चाहिए, जो एप्लीकेशन के साथ लगा करके जो पैसा कंपनी में आम आदमी लगाना चाहता है वो जमा करेगा कंपनी के पास। तो रिसीव एप्लीकेशन ने कंपनी करती है, उसके साथ पैसा भी मिलता है कंपनी को। अब कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है, उसके भी कुछ टाइम निश्चित होता है कि इतने दिन तक एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कंपनी अलॉटमेंट करती है शेयर का, तो वो सारे लोगों को शेयर का अलॉटमेंट करती है और लोगों को कहती है कि अलॉटमेंट मनी के रूप में आप इतना पैसा हमको दीजिए। अलॉटमेंट पर हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, आप इतना पैसा हमको ज़रूर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि पहले भी हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कंपनी जो फेस वैल्यू है वो लमसम में भी ले सकती है, लेकिन अक्सर हाँ अपने छोटे कस्टमर को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में 10 रुपये को बांट देती है और कम कम पैसे विभिन्न जो लीगल प्रोसीजर है उस पर वो ले लेती है। इस तरह कंपनी का भी कोई नुकसान नहीं होता है। जब उनको पैसे की ज़रूरत है वो पैसे मिल जाते हैं, और जो इन्वेस्टर है उसको भी एक बार पैसा नहीं देना पड़ता है। तो उस तरह उसको वो प्लान अगर उसका है, छोटा छोटा भी इन्वेस्टर है, तो वो अपने बचत करके छोटे टुकड़े में एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अलॉटमेंट के समय भी कुछ पैसा मांगती है कंपनी। उसके बाद कंपनी मेक कॉल ऑन शेयर्स। अब फिर ज़रूरत अगर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बाकी है तो कंपनी कॉल करती है, और कॉल कई कर सकती है, 1 2 3 4 5 8 10, जिस तरह कंपनी को पैसे की ज़रूरत है वो कॉल करती है, इन्वेस्टर देते जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब इन्वेस्टर दे देते हैं, कभी कभी किसी इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम हो जाता है। कोई इन्वेस्टर बदमाश होता है, वो सोच सकता है कि नहीं कंपनी अच्छी नहीं है, अभी तो उसको इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा मिलता है, तो जितना उसने लगाया है उतना उसके बाद नहीं देता है। तो कंपनी कॉल करती है। अलॉटमेंट के समय भी इन्फॉर्मेशन लोगों को हो सकता है, तो उसमें भी अलॉटमेंट का मनी नहीं देंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब शेयर इशू होता है तो किस तरह होता है? शेयर इशू होता है मतलब जब इशू करते हैं शेयर तो एट पार होता है। एट पार का मतलब है कि जितना फेस वैल्यू है उसी पर शेयर इशू किया जा रहा है आम पब्लिक को। मतलब अगर इस पेन का फेस वैल्यू है 10 रुपये और इसको 10 रुपये में ही किसी को दिया जा रहा है तो इसको इशू एट पार कहते हैं। मतलब जितना फेस वैल्यू है, जितना लिखा हुआ है उसी पर इसको बेचा भी जा रहा है। यहाँ MRP की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। फेस वैल्यू एक जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उस पर लिखा रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में हो, चाहे वो पेपर फॉर्म में हो। तो फेस वैल्यू जो उस पर वर्णित रहता है, इंस्क्राइब रहता है, या जैसे रिटेन होता है, प्रिंटेड होता है, उसी वैल्यू पर जब शेयर इशू किया जाता है
तो उसको इशू एट, उस प्रक्रिया को इशू ऑफ शेयर्स एट पार कहते हैं। द शेयर इज सेड टू बी इशूड एट पार व्हेन द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? जो उस कागज़ के शीट पर प्रिंटेड होता है वो उसका, दैट इज इफ ए शेयर ऑफ 10 इज इशूड एट ₹10, शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10, शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹10। तो इसको हम इशूड एट पार कहते हैं। अब कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे, जिससे इन सारी चीज़ों को हमको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सबसे पहला प्रॉब्लम हम करते हैं। प्रॉब्लम को हमने प्रॉब्लम फॉर्म में नहीं लिखा है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको ग्रामेटिक के फॉर्म में लिखा है, और ताकि आपको समझने में सुविधा हो और हमको भी समझाने में सुविधा हो, क्योंकि बिल्कुल आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं कंपनी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उसके अकाउंटिंग के बारे में भी सीख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक एक्स कंपनी है, उसने इशू कितना किया? 10,000 शेयर किया ऑफ ₹10 ईच। उसका फेस वैल्यू कितना है? ₹10। ठीक है, मतलब टोटल कैपिटल कितना इशू किया? 10,000 इंटू 10, 1 लाख का कैपिटल कंपनी ने इशू किया। शेयर कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल इशू किया। ठीक है, अब ये पेबल कैसे है? पेबल है, फेस वैल्यू कम है शेयर का 10, यहाँ लिखा हुआ है। पेबल कैसे है? एप्लीकेशन पर कंपनी ₹3 मांगती है। हम लोगों ने सेबी का नियम देखा है कि 25% से कम एप्लीकेशन पर नहीं लिया जाएगा। तो 25% क्या हुआ? 10 का ₹2.50 एंड 50 पैसे, ये ₹3 है। एप्लीकेशन पर लिया, दैट अलॉटमेंट पर ₹4 लिया, लेगी कंपनी, मांगेगी। कैसे लेगी? पेबल कैसे है? और जो फर्स्ट कॉल है उस पर ₹3 लेगी। ठीक है, इसको कोई फाइनल कॉल भी कह सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कह सकता है। ठीक है, या कॉल भी कह सकता है सिंपल। अब ये सिचुएशन है, कैसे पेमेंट किया जाएगा ये आप क्लियर हो गया होगा। फेस वैल्यू ₹10 है, एप्लीकेशन के साथ कंपनी लेगी ₹3, दैट अलॉटमेंट के साथ ₹4 और दैट फर्स्ट कॉल के साथ ₹3। जैसा हम लोगों ने स्टेप्स अभी देखा है, 3-4 स्टेप्स हैं। पहले प्रोस्पेक्टस इशू होना, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिसीव एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के साथ भी पैसा मिलता है, तो वो 4 दैट एप्लीकेशन के साथ ₹3 ले रही है, अलॉटमेंट के साथ ₹4 ले रही है, और कॉल के साथ ₹3 ले रही है। कॉल पर ₹3 ले रही है। तो ये स्थिति है। हम लोग को करना क्या है? ऑल शेयर्स आर ड्यूली सब्सक्राइब्ड, अटैच्ड, अलॉटेड एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप भी हो गया। तो आपको जर्नल बनाना है। इस तरीके से एक इशू हुआ, अलॉट हुआ, कॉल्ड अप हुआ और पैसा भी मिल गया, तो उसका हम लोगों को जर्नलाइजेशन बनाना है। ये डिस्क्राइब करके लिखा रहता है क्वेश्चन में। फुल क्वेश्चन अगर मैं लिखता तो, चूँकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म करके अपने आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इस तरह डिस्क्राइब हम लोगों ने किया। जो आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन मिलेंगे वो इस तरह नहीं लिखा मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जर्नल हम लोगों को बनाना है। अब एप्लीकेशन के साथ जब पैसा मिलता है तो सबसे पहले जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होता है, सपोज कि ये एक कंपनी है और यहाँ कई लोग जनता है, ये जनता है, ये बहुत सारी जनता है।
ये बहुत सारी जनता है। तो कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जनता को दिया, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जनता को दिया। अब जनता ने क्या किया, जनता ने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी दिया और इसके साथ प्लस मनी भी दिया। अब फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी के जो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होंगे, उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा कि जनता से कितना पैसा आया उसका कोई अकाउंट करना। तो अकाउंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जर्नल करते हैं। तो जर्नल कैसे किया जाएगा ये हम लोग सीखेंगे और ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी तो हम लोग ने ये एप्लीकेशन मनी, इन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, जनता ने पढ़ा, समझा, सोचा कि कंपनी में पैसा लगाने लायक है, पैसा कंपनी को उन्होंने दिया, इन्होंने दिया, फिर इन्होंने दिया, फिर इन्होंने दिया, फिर इन्होंने दिया, ये सारी जनता ने इनको पैसा दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग इसका जर्नलाइजेशन कर रहे हैं। जर्नलाइजेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग कहीं से पैसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा आता है तो हमारे बैंक में, ये नियम भी है कि कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो वो पैसा कैश में नहीं लेगी, वो किसी न किसी बैंक, जो नेशनलाइज्ड बैंक हो या किसी तरह का बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो सबसे पहले बैंक में पैसा लेगी। तो जितना शेयर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है और कितना मांगा है, 3 रुपये पर शेयर मांगा है। तो बैंक में उसके कितने आएंगे, बैंक में अगर 10,000 शेयर के ही एप्लीकेशन आते हैं तो कितने आएंगे, बैंक 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000 लेंगे। एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा जब मिलता है तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ये 30,000 हो गया। अब कहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये लिखना, डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन से ऐसा पैसा आ रहा है तो 30,000 क्रेडिट करेंगे। बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सबसे पहले यहाँ रिसीव हो जाता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो हमने दिया तो इसकी तो कोई अकाउंटिंग होगी नहीं, उसमें मॉनिटरी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जैसे ही पैसा आया होगा तो कंपनी के अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को के लिए ये ज़रूरी है कि पैसा का अकाउंटिंग करे। ऐसे तो अपने पास वो पैसा कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, तो उसका अकाउंटिंग यही करता है। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो पैसा आया है, जो क्रेडिट हुआ है, उसको वहाँ नहीं रखा जा सकता है। वो क्यों आया है एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि उसको कैपिटल का पार्ट बनना है। तो पार्ट बनना है तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए हम दूसरी एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। उस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन मनी जो हमको मिला हुआ है 30,000, इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल, जो कोई भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है हम जानते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये बहुत पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं समझता हूँ कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम कॉल करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, तो अलॉटमेंट के समय हम इन्फॉर्म करेंगे जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं या जो भी हमारे मेंबर हैं उनको कि आपने अप्लाई किया था, हमने अब आपको अलॉट कर दिया, इतना शेयर आपको दे दिया, लेकिन आप हमको 4 रुपये इच शेयर के हिसाब से दे दीजिए। तो जिसने जितने का आप शेयर अप्लाई किया होगा उस हिसाब से आपको पैसा भी दे देगा। किसी ने 100 दिया होगा तो 400 देगा, किसी ने 500 दिया होगा तो 2000 देगा, किसी ने 1000 दिया होगा तो के लिए अप्लाई किया होगा तो 4000 देगा। तो इस तरह लोग पैसे देते हैं। लेकिन कंपनी
कि जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है उसकी एंट्री एक ही जगह करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा भी है कि ड्यूली सब कुछ रिसीव हो गया है, सब कुछ सब काम ठीक ठाक हो गया है, कहीं कुछ बाकी वगैरह नहीं है या एडवांस वगैरह कोई नहीं दिया है। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन है तो हम मान के चलेंगे कि सब पैसा हमको मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ने ये अब अलॉटमेंट का ये किया। जब हम करेंगे तो पहले ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट हम मांगेंगे। अब यहाँ तो हमको पता हो गया कि कौन कौन व्यक्ति एप्लीकेंट है, किससे किससे मांगना है, तो हम मांगेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 40,000 से। 40,000 क्यों? 10,000 इंटू 4, 10,000 शेयर है इंटू 4 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस मद में मांग रहा है? शेयर कैपिटल के लिए। तो ये 40,000 यहाँ आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, उस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब जब पैसा मिलेगा तब क्या करेंगे? पैसा जब शेयर अलॉटमेंट का मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और कहाँ से पैसा मिला? शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। यहाँ जब ड्यू किया तो क्या लिखा? बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ क्या लिखा था? बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें लिखा बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। यो इस तरह हम लोगों ने विभिन्न स्टेजेज में विभिन्न तरह से नरेशन लिखा। अब 5th स्टेज में क्या करेंगे? 5th स्टेज में हम जो फर्स्ट कॉल है उसको मांगेंगे। तो फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हैं, कॉल भी लिख सकते हैं अगर कॉल दिया हो तो, जिस तरह क्वेश्चन का भाषा हो। फाइनल कॉल लिखा है तो फाइनल कॉल लिखेंगे, जो भाषा हो वही हम लोग यूज करेंगे। और कितना शेयर है? 10,000 शेयर हमको पता है। क्या फेस ये कॉल पर ले रहे हैं? 3, ये भी पता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना ड्यू हम लोगों ने किया, कितना मांगा अपने जो एप्लीकेंट हैं या जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं। अब तो हम लोगों ने अलॉट कर दिया तो शेयर होल्डर्स भी हो गए। तो इन सब कितना मांगेंगे? 3 रुपीज़ पर शेयर, 30,000 हो गया। तो फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल ऑब्लिक फाइनल कॉल, मतलब क्वेश्चन की जो भी भाषा हो। यहाँ फर्स्ट कॉल लिखा है तो सिर्फ यही रिलीवेंट है, ये रिलीवेंट नहीं है। लेकिन आप लिख सकते हैं दूसरा अगर कॉल है या फाइनल कॉल लिखा हुआ है तो। कभी कभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिखता है लोग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिखता है। तो जैसी क्वेश्चन की भाषा हो उस तरह हम लोग आंसर भी करेंगे। तो यहाँ 30,000 हो गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहाँ किस मद में मांग रहे हैं? शेयर कैपिटल के लिए। अब जब पैसा नरेशन क्या होगा? बीइंग द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों? जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, उस शेयर फर्स्ट कॉल ऑब्लिक फाइनल कॉल, जो स्थिति होगी। ये यहाँ रिलेवेंट नहीं है, ये रिलेवेंट है तो यही लिखेंगे। बीइंग द अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो इस तरह इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज जर्नलाइज। ठीक है, वो ड्यूली वो रिसिप्ट वगैरह दैट अलॉटेड एंड पेड अप मैंने नहीं लिखा, जगह कम है और इन्फॉर्मेशन मैं सारा आपको दे दूँगा। तो जर्नलाइज करना है। अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं कि सब कुछ सही हुआ है, कहीं कुछ बकाया नहीं है। लेकिन मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ है इस क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अलग ये है, वो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ तो बात करता हूँ। कैसे पेबल है? फेस वैल्यू इसका भी ₹10 है। एप्लीकेशन पर हमने 3 रुपये मांगा है। अलॉटमेंट के साथ आपको हमने 4 रुपये मांगा है। लेकिन एक दैट एप्लीकेंट है या शेयर होल्डर है कि जिसके पास 100 शेयर हैं, जिसके पास 100 शेयर
है और ये पैसा नहीं देता। फिर हम लोगों ने फर्स्ट कॉल मांगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा, लेकिन इसमें भी ये जो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, मनीषा, ये दूसरी जब फर्स्ट कॉल मांगा तो इसने भी नहीं दिया। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी है, ये मनीषा एक लड़की है और इरेश एक लड़का है। एक दूसरा व्यक्ति भी है जो 200 शेयर जिसके पास है, उसने अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया था, लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा गया 3 रुपया या 3 रुपीज़ तो उसने नहीं दिया। तो इस तरह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमको 300 शेयर पर नहीं मिलता है। तो इसी को हम लोग जो पैसा मांगने के बाद भी, कंपनी के द्वारा मांगे जाने के बाद भी किसी शेयर होल्डर के द्वारा या मेंबर के द्वारा नहीं पेमेंट किया जाता है, तो हम लोग इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। हम लोग को अभी भी उम्मीद रहती है कि ये पैसा मिल सकता है, तो हम लोग इसको कॉल्स इन एरियर में रखते हैं। बाद में अगर मिल जाता है तो उस तरह का ट्रीटमेंट और उसकी एंट्री की जाती है। वो अभी हमारे सिलेबस का विषय नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में सीखेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर, मतलब अमाउंट अलॉटमेंट पर या कॉल्स पर मांगे गए लेकिन नहीं मिले। कंपनी द्वारा कुछ अमाउंट्स अलॉटमेंट और कॉल्स, सब्सिक्वेंट कॉल्स पर मांगे गए और नहीं मिले, उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। The amount which is not paid by some shareholders on allotment or calls is known as calls in area। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है ये हम लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह। अब कॉल करेगी कंपनी यहाँ, फिर अब क्या करेगी, कॉल करेगी कंपनी यहाँ, कॉल करेगी, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगेगी। अब जनता अलॉटमेंट का पैसा यहाँ देगी, सारी जनता अलॉटमेंट का पैसा देगी। अब फिर अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, अकाउंट एग्जीक्यूटिव को तो एंट्री करनी पड़ेगी, पैसा ऐसे तो रख नहीं सकते हैं। तो जैसे ही वो पैसा आएगा वो लिखेंगे, तो वो तो शुरू से ही लिखेंगे कि एप्लीकेशन वाला पैसा भी आया है उनके पास, फिर अलॉटमेंट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट का पैसा भी आएगा, फिर फर्स्ट कॉल किया जा रहा है तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा आएगा। तो इस तरह पैसा आते रहता है, वो लिखते रहते हैं। तो यहाँ भी जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो एप्लीकेशन का पैसा कितने पर आएगा, 10,000 शेयर पर आएगा। 10,000 किस रेट से आएगा, 3 रुपीज़ के रेट से आएगा। तो कितना होगा, 10,000 इंटू 3 30,000। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट करेंगे 30,000 से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 से। ठीक है, बीइंग दी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ रिसीव हुआ, सबसे पहले रिसीव होता है। उसके बाद में सेकेंड स्टेज से, अलॉटमेंट के स्टेज से पहले हम ड्यूट क्या करते हैं, तब रिसीव करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन की स्थिति में ये दूसरा होता है, पहले बैंक में आएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि इतने लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, उन्होंने ही सब्सक्राइब किया है, दूसरे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, फिर हम उनसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ एप्लीकेशन का पैसा मिला, फिर एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग एप्लीकेशन में रख नहीं सकते हैं, ये सारे टेम्पोररी अकाउंट होते हैं, ये सारे टेम्पोररी अकाउंट होते हैं जो तुरंत बंद भी हो जाते हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे बंद हो जा रहे हैं। पहले हम लोग एंट्री कर लें, फिर हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे उस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ 30,000 जो पैसा आया है उसको हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बीइंग द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब हम लोग अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट करेंगे तो हमको 4 रुपीज़ मांगना पड़ेगा। कितने पर? 10,000 शेयर्स पर। तो 10,000 इंटू 4, 40,000 होगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले ही हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि लिखेंगे। लिखेंगे क्यों? शेयर कैपिटल के मद में हम लोग अपने जो एप्लीकेंट हैं उनसे मांग रहे हैं। कितना? 40,000। अच्छा, तो हम लोगों ने मांगा। तो अगर कोई दैट मेंबर या दैट शेयर होल्डर पैसा नहीं भी देता है तो मांगेंगे हम तो पूरा पैसा। अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं जानते हैं, तो मांगेंगे हम पूरा पैसा। ठीक है, तो हम पूरा 40,000 मांगते हैं। नरेशन होगा बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हमको पता है कि मनीषा एक जो है लड़की, वो 100 शेयर्स उसके पास है। उसने 4 रुपीज़ पर शेयर, 100 शेयर्स है, 100 शेयर पर 4 रुपीज़ पर शेयर उन्होंने नहीं दिया। तो बैंक में हमको कितना मिलेगा? 9,900 शेयर का ही पैसा मिलेगा 4 रुपीज़ के रेट से। तो कितना मिलेगा? 39,400। और ये हमारे लिए एक एसेट बन जाएगा जो हम उम्मीद करते हैं कि बाद में मिलेगा। हो सकता है कि नहीं मिलेगा तो और दूसरा तरीका है, इसको कैंसिल फॉरफिट करेंगे वगैरह। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बाद के क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं, एसेट मान सकते हैं, या एक नुकसान तो ये नहीं कह सकते हैं बल्कि एसेट ही है जो तत्काल के लिए हम एसेट मानते हैं। अगर एसेट नहीं रह जाएगा तो इसको कैसे इसको एडजस्ट करना है ये आगे हम लोग देखेंगे। अभी एक एसेट के रूप में ही हमारे पास रहेगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट करेंगे 400 से। 400 क्यों? 100 शेयर पर 4 रुपये नहीं मिला तो 400 से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब शेयर अलॉटमेंट में जितना डेबिट किया है वो अमाउंट आ गया। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पर नहीं मिला, बाकी पर मिल गया। 9,900 पर हम लोगों को मिल गया। और 100 पर नहीं मिला। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री कॉल की करेंगे। कॉल हमको पता है कि 3 रुपीज़ का है। तो कॉल की कितना हम लोग ड्यू करेंगे? पूरा अमाउंट ड्यू करेंगे 10,000 शेयर पर 3 रुपीज़ के रेट से। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 3 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, बीइंग फर्स्ट फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्लियर है? बीइंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। मनीषा जो 100 शेयर होल्ड करती है उसने तो नहीं दिया फर्स्ट कॉल, उसने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया था। और एक नया लड़का और रेस, उसने भी 200 शेयर पर पैसा नहीं दिया। तो टोटल हमको 300 शेयर पर पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 3 रुपीज़ के रेट से, मतलब 3 इंटू 3 300 इंटू 3 900 रुपीज़ नहीं मिला। तो बैंक अकाउंट में हमको कितने पर मिला? 9,700 शेयर्स पर मिला 3 रुपीज़ के रेट से। तो 29,100 रुपीज़ हमको मिला। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना हो गया? जो हमारा बकाया रह गया कॉल्स इन एरियर, जो हमारा रह गया, जो बकाया रह गया वो कितना रह गया? 300 शेयर पर 3 रुपीज़ के रेट से, मतलब 900 बकाया रह गया। अब टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रिएट करेंगे 30,000
ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30,000। बीइंग द कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर्स। तो इस तरह कॉल सिनेरियर का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं पहले। फाइनल अकाउंट आप लोगों ने बनाए हैं, सोल ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट किया है, पार्टनरशिप में कई तरह की चीज़ें आप लोगों ने कॉम्प्लिकेशन देखे हैं, डिवोल्यूशन देखे हैं, दैट आप लोगों ने डेथ ऑफ ए शेयर, रिटायरमेंट ऑफ ए शेयर, बहुत सारी चीज़ें की है। ये तो सिंपल जर्नल एंट्री है, आप आराम से समझ सकते हैं और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत ये है कि सीक्वेंस में आपको धीरे धीरे आगे ले जाया जाए ताकि चीज़ों को आप समझ सकें। एक चीज़ और मैं बताने वाला था, ये कुछ मैंने बताया कि कुछ टेम्प्रोरी एंट्री है, उनका महत्व बस कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही इशू ऑफ शेयर का होता है की स्थिति समाप्त होती है, का जो सिचुएशन होता है या जो टाइम फ्रेम होता है वो समाप्त होता है, वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन यहाँ डेबिट है, 30,000, तो ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ये डेबिट क्रेडिट, यहाँ ये डेबिट। उसी तरह शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ 40,000 है और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है यहाँ 40,000, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इनकी मतलब ज़रूरत कुछ समय के लिए ही होती है, इनको टेम्प्रोरी अकाउंट। बचेगा क्या? सब जगह आप देखिएगा कि एक ही अकाउंट बचता है, तो उसको भी इकट्ठा कर लेंगे जब उसका अकाउंट बनाएंगे, और दो ही एंट्री रह जाएगी जिसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा ये हम लोग बाद में बात करेंगे। क्या क्या रह जाएगा? एक बैंक अकाउंट रह जाएगा, यहाँ बैंक अकाउंट है, यहाँ भी शेयर कैपिटल है, यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये दो अकाउंट ही रह जाएगा। आगे आप देख लीजिए, यहाँ भी शेयर कैपिटल अकाउंट रह गया, यहाँ बैंक अकाउंट रह गया, यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट एक और रह गया है। तो ये भी चूँकि कॉल्स इन एरियर अभी तक मिला नहीं है, उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो ये भी एक रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ शेयर कैपिटल रह गया, यहाँ बैंक अकाउंट रह गया, कॉल्स इन एरियर भी है तो कॉल्स इन एरियर तो रहेगा ही। तो कुछ अकाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या कभी कभी हमारे मन में बात ये भी आ सकती है कि दोनों के बदले में एक अकाउंट की जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए हम लोगों को। जब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम यूजुअल ढंग से ट्रीटमेंट करेंगे। हम कोई अपने मन में कैलकुलेशन करके अपने पास रख के ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं। हमको सारी चीज़ें क्लियरली दिखानी होती हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन यहाँ डेबिट ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह शेयर अलॉटमेंट यहाँ डेबिट ख़त्म हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ दैट शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा शेयर बैंक अकाउंट रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट रहेगा। बस अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ भी एक क्वेश्चन है जो एक तीसरे कॉन्सेप्ट से संबंधित है। कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एडवांस का। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन देखा, वहाँ कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी। दूसरे क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। अब तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एडवांस।
क्वेश्चन है प्रॉब्लम 3, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच जर्नलाइज। अब पेबल कैसे है, फेस वैल्यू 10 है, एप्लीकेशन पर ₹4 देने हैं, अलॉटमेंट पर ₹3 देने हैं और दैट फर्स्ट कॉल पर ₹3 देने हैं। लेकिन इसमें एक और बात है, इरेश एक व्यक्ति है जिसके पास 100 शेयर्स है, तो उसने क्या किया कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा था उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो इसकी भी एंट्री हमको कैसे करनी है ये हम लोग सीखेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉल्स इन एडवांस से कहते हैं। इफ़ ए शेयर होल्डर मेक द पेमेंट of calls which have not been called upon by the company, कंपनी मांगी नहीं है किसी कॉल को या अलॉटमेंट को, इट इज और शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया है, इट इज कॉल्ड एज कॉल इन एडवांस। इसी को कॉल इन एडवांस हम लोग कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कैसे है ये हम लोग देख लेंगे और बना लेंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। X Limited issued 10,000 shares of face value of ₹10 is जर्नलाइज। कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे सबसे पहले 10,000 to 40,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे। 40,000 शेयर एप्लीकेशन पर आ रहा है पैसा, तो इसको क्रेडिट करेंगे। बीइंग द अमाउंट ऑन शेयर कैपिटल, being the amount on share application, कैपिटल नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन रिसिप्ट, ठीक है। being the amount on शेयर एप्लीकेशन रिसिप्ट 40,000। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब तीसरी एंट्री क्या होगी? तीसरी एंट्री में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ एडवांस में पैसा जो इरेस का जो 100 शेयर्स होल्ड करता है उसका मिल गया है हमको, तो हम ड्यू करेंगे उस समय, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराना तरह से हम लोगों ने सीखा है, 1 में सीखा है, 2 में सीखा है, उसी तरह करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 कैसे आया? 10,000 इंटू 3 अलॉटमेंट पर हम ले रहे हैं, तो 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ सीधे हम लोगों ने शेयर कैपिटल में डाल दिया है। कहाँ किस लिए, किस बद में पैसा ले रहे हैं, किस आइटम में पैसा ले रहे हैं, ये हम लोगों ने लिख दिया है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आगे बढ़ेंगे, जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन 30,300 से करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि अलॉटमेंट के समय तो पैसा हमको 100 शेयर का भी ₹3 के दर से जो फर्स्ट कॉल का है वो भी तो मिल रहा है, तो 100 शेयर का ₹3 के रेट से मिल रहा है, 10,000 शेयर का ₹3 के रेट से मिल रहा है, और 100 शेयर का भी ₹3 का जो फर्स्ट कॉल है उसके रेट से मिल रहा है। तो इंटू 3 कर देंगे, 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 कर देंगे, तो ये कितना आएगा? 30,300। अब यहाँ देखें, यहाँ कैसे आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 3 से क्रेडिट करेंगे। इसका शेयर अलॉटमेंट का मनी हमको 30,000 यहाँ आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? 100 इंटू 300 यहाँ आ रहा है। Being the share allotment money along with call on 100 shares received, ठीक है। along with फर्स्ट कॉल भी लिख दें, फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर रिसीव्ड, तो यहाँ ये पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल का भी, तो इसी को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। मतलब कंपनी ने मांगा नहीं, लेकिन कोई शेयर होल्डर है जो
समझता है कि बाद में मेरे पास पैसे रहेगा या नहीं रहेगा, अभी ही दे दो। या ये सोचता है कि मैं व्यस्त हो जाऊँगा, मुझे दूसरा काम है तो मैं कहीं भूल नहीं जाऊँ, चिट्ठी मेरे पास कंपनी की नहीं पहुँचे, कॉल की का इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचे, किसी भी कारण से उसने, या बहुत ही अच्छा आदमी है तो उसने पहले ही पैसा दे दिया, तो या उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सोचता है कि चलो इस काम को करना है, काम करके ख़त्म करो, दूसरे काम में लगो, तो वो पैसा पहले दे सकता है बिना कंपनी के मांगे हुए। उसी को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब जब पैसा आया तो इस तरह आया, हम लोगों ने एंट्री की। अब नेक्स्ट फर्स्ट कॉल करेंगे तो उसी तरह ड्यू करेंगे जितना यूजुअल पहले से करते हैं। जितना 10,000 शेयर है, 3 रुपीज़ यूजुअल कॉल है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 क्रेडिट करेंगे, बीइंग द अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो ड्यू किया। अब पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा? पैसा मिलेगा तो हमको इरेस ने जो 100 शेयर पर 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, वो तो अब नहीं देगा, और फर्स्ट कॉल हम उससे मांगेंगे भी नहीं। अगर हम मांगते भी हैं तो वो कहेगा कि मैंने तो पैसा दे दिया है अलॉटमेंट के साथ, तो मैं कहूँगा कि कंपनी कहेगी कि या कंपनी के अकाउंट एग्जीक्यूटिव कहेंगे कि हाँ ठीक है आपने दे दिया। वो चेक कर सकते हैं, उनको याद नहीं होगा तो बुक्स से चेक कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से, और वो कहेंगे ठीक है मत दीजिए। तो बैंक में हमारे पास कितना आएगा? 9,900 शेयर के लिए ही आएगा ₹3 के रेट से 29,700 आएगा। और पैसा हमारा कहाँ पड़ा हुआ है? हमारे एक लायबिलिटी में पड़ा हुआ है कॉल्स इन एडवांस में, तो उसको भी हम लोग डेबिट कर देंगे, तो ये भी ऑटोमेटिक यहाँ कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं बताया कि सारे टेम्प्रोरी एंट्री कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं जब तक कि इशू प्रोसेस का कंप्लीशन नहीं होता है। जैसे ही कैपिटल के इशू के प्रोसेस का कंप्लीशन हो जाता है, ये सारे अकाउंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं और मूलतः रह जाते हैं बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट। कभी कभी कॉल्स इन एरियर भी रहता है, और ये सब सारे अकाउंट जितने टेम्प्रोरी अकाउंट हैं वे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ हमको मिलेंगे 29,700, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से हम लेंगे 300 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 हम क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस मनी एडजस्टेड, यहाँ हम लोग लिखेंगे एडजस्टेड, यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड, यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड। मतलब बहुत कम समय में ही, कुछ महीनों के अंतराल में ही ये दोनों अकाउंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ कौन कौन अकाउंट ख़त्म हो जा रहा है, कौन अकाउंट रह जा रहा है। तो बैंक अकाउंट रह जाएगा, शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ डेबिट है, ये ख़त्म हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ डेबिट है, ये ख़त्म हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, ये ख़त्म हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस यहाँ रह गया, ये भी ख़त्म हो जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस मतलब क्रेडिट है, फर्स्ट कॉल ये भी ख़त्म हो जाएगा, कैपिटल रह जाएगा, बैंक अकाउंट रह जाएगा, कॉल्स इन एडवांस यहाँ डेबिट है, ये भी ख़त्म हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, और दो ही होगा जिसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे ये हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोगों ने 3 ही क्वेश्चन देखा, फिर हम लोग 1-2 कॉन्सेप्ट और है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।